हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस ट्रेन और मैं हूं डॉक्टर आलम। और अभी जो हम लोग चैप्टर देख रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके कि 3 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपना बेसिक वहां से क्लियर कर रहे होंगे। और जो लोग भी डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 पे आए तो मैं यही कहूँगा कि आपको अगर बेसिक, फॉर एग्जाम्पल करंट एलिमेंट क्या है, बायोट सेवार्ट लॉ क्या है, ये सब आप जानते हैं तभी इसको देखने में वो आनंद आएगा। नहीं तो आप जरूर पहले पीछे वाला देखें तब इसको देखें। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं और एक डिस्कशन भी हम लोग ले चुके हैं थर्ड जो वीडियो है उसमें। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा रिकैप ये कि हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो है वो करंट है। और जब मैथमेटिकली उसका एक्सप्रेशन पे जाते हैं तो करंट है, ठीक है, करंट में ऑलवेज चार्ज चल रहा होगा। तो करंट जहां चल रहा होगा, जिस वायर से चल रहा होगा, उस वायर के एक पार्ट को तो हमें लेना होगा ना। तो एक छोटे से छोटे पार्ट को हमने डीएल कहा, डीएल। और जब करंट को उससे मल्टीप्लाई कर दिए तब आई डीएल, ये जो प्रोडक्ट है करंट और उस छोटे से एलिमेंट का, छोटे से पार्ट डीएल का, और ये करंट अगर आई जा रहा है तो हमने इसको बोला ये करंट एलिमेंट है। तो बेसिकली करंट एलिमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है और किसी आर दूरी पे ले रहे हैं। तो ये आर वेक्टर इससे दूर की तरफ होगा और ये डीएल दोनों के बीच जो थीटा है, तो आप कहेंगे कि इसके वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये तो हुआ मोस्ट बेसिक लॉ, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवार्ट लॉ। लेकिन आप जानते हैं कि ये अल्टीमेटली इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो बड़ी सुंदरता से आप ऊपर में जो एक आर लिए हुए हैं उसकी जगह यूनिट वेक्टर ले लेंगे और कहेंगे आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। अब जानते हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो नीचे में आर क्यूब देने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। और तब आपको दिख रहा होगा कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है जो कि नेचर का रूल है। एनीवेज, जो सबसे आपके काम के लिए चीज है वो ये, जो मैग्नीट्यूड इसका जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे कि जो छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसको बी लिखिए या डी बी लिखिए, व्हाटएवर, वो म्यू नॉट बाई 4 पाई जो कि कांस्टेंट है, ये आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपके ज्यादा काम का चीज है। थीटा आपको यहां पे दिख रहा होगा आर और करंट एलिमेंट के बीच। ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी से बन रहा होगा। एनीवेज, जब डायरेक्शन की बात करेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना भी पहले हम अच्छे से समझा चुके हैं। जल्दी से आज वाले टॉपिक पे हम लोग आ जाए और आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ जो है बायोट सेवार्ट लॉ से डिराइव हो सकता है और एम्पियर्स लॉ से बायोट सेवार्ट लॉ डिराइव हो सकता है। ठीक, एक तो ये बात। दूसरा ये कि ये तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये एक अल्टरनेट मेथड हमें देता है जो कई ऐसी जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता है जहां पे बायोट सेवार्ट लॉ से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये बात। दूसरा ये कि ये लॉ आया बाद में, लेकिन नेचर का ये ज्यादा बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ है कैसे, वो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये मैक्सवेल जो 4 इक्वेशंस है उसमें से एक इक्वेशन ये होगा। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक जगह कंक्लूड कर देता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैं बोल रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, सबको उन्होंने सिर्फ 4 इक्वेशन पे लाके खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैक्सवेल साहब का। ठीक, और काफी यंग एज में वो दुनिया से चले गए, वरना अभी और बहुत कुछ कर सकते थे। एनीवेज, साइंस को जिस तरह से बढ़ना होता है आगे, वो बढ़ता जाता है, कभी नाम इसका कभी नाम उसका। ठीक, सबकी मेहनत की हमें रिस्पेक्ट करनी है और मैक्सवेल कुछ बड़ा नाम आते हैं उसमें से। एनीवेज, अभी मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस हम अलग से पढ़ा रहे होंगे जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो, लेकिन बीच बीच में जो जो इक्वेशन रिलेवेंट है उसकी बातें करेंगे। आइए, एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी क्षेत्र में जहां से करंट जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा करंट, तो अगर इसको हम एक, आप जान रहे हैं इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले देख चुके हैं हम लोग। तो अगर इसके चारों तरफ हम एक लूप काटे मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान रखिए ये रहा करंट, तो ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उस लूप का छोटा सा पार्ट अगर हम डीएल काटे, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको इंटीग्रेट करें, तब जो एक्सप्रेशन आता है वो बहुत सिंपल होता है और वो ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल, ये एम्पियर्स लॉ में ध्यान रखिए, अभी जो लैंग्वेज बोल रहा हूं ये आपको बोलना पड़ेगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एम्पीरियन लूप, घबराएंगे नहीं कि ये कौन सा लूप आ गया, ये वही लूप है जो अभी दिख रहा था यहां, ऑन दी एम्पीरियन लूप बी फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट इनसाइड इट, नेट करंट इनसाइड। सबको थोड़ा थोड़ा समझेंगे, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, ध्यान रखिए। जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पर आप चल रहे हैं, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है, पूरे को इंटीग्रेट कीजिए, लूप को जहां से चले थे वापस वहां आइए, तो ये लूप इंटीग्रेशन है, साइक्लिक इंटीग्रेशन है। और जो बी है, आप कहेंगे सर ये बी इसी करंट के वजह से है, तो ध्यान दीजिए यहां आसपास में और कुछ नहीं है, तो इसी के वजह से ये बी है, बिल्कुल आपको समझना वही है, क्वेश्चन भी आगे लगभग वही सॉल्व करना है, ठीक। कभी ऐसा कह दे कि ये पूरे रास्ते पे जो आप चले हैं बी डी एल किए हैं सब जगह, और सबको इंटीग्रेट करना मतलब सबको जोड़ना, तो वो जो सब किए हैं, तो ये जो बी लिए हैं ये केवल इसका हो सकता है कि बाहर का भी हो सकता है, तो कहिएगा बाहर वाले का भी हो सकता है, बस यहाँ पे नेट होना चाहिए। अगर बाहर वाला एक तरफ पॉजिटिव देगा तो दूसरी तरफ निगेटिव दे देगा, और कुल मिला के बात वही रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एम्पीरियन लूप, ये वाला लूप कहलाता है। और एम्पीरियन लूप पे जब आप बी डॉट डीएल को उसका लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो वो म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड, ठीक। तो एक तो ये समझना था कि ये फील्ड इसका तो है ही, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वो नेट भी फील्ड है। अगर आसपास में कोई दूसरा वायर होता उसके वजह से भी फील्ड होता है यहाँ, ठीक। तो ये नेट फील्ड देखना है, आपको निकालना कुछ नहीं है, बस जानना है कि हाँ ये नेट होता है। क्लियर, आपको निकालना एक एक करके ही है। दूसरा इस डेफिनेशन में जो समझने वाली चीज है कि करंट इनसाइड का क्या मतलब है। करंट इनसाइड का मतलब यही है जो सिंपल फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये अंदर वाला करंट है। बाहर में अगर कोई करंट ले ले यहां पे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसका बी डॉट लेंगे इस एम्पेरियन लूप का, तो एक अंदर में जो है केवल वही आएगा। आप कहेंगे सर बाहर वाला क्यों नहीं आया, नेट की बात कर रहे थे अभी, तो फिर वही कि इसके वजह से जो इफेक्ट यहाँ पे होगा तो कुछ इफेक्ट यहाँ पे होगा, सब मिला जुला के कैंसिल होगा। एक तरफ आप डीएल ले रहे होंगे तो क्लॉकवाइज यहाँ इस डायरेक्शन में मुलाकात होगी इसके मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मुलाकात होगी, घटा बढ़ा के बात खत्म हो जाएगा, तो इसका सब कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर वाला नहीं आएगा, ठीक। मैथमेटिकली जब इसको आप लिख रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डीएल, और ये पूरे लूप पे आप अगर इंटीग्रेट करते हैं, कई बार आप इसको ऐसे दिखा देते हैं,
कि पूरा साइक्लिक इंटीग्रेशन है बी डॉट डी एल। बी डॉट डी एल अगर वेक्टर भी दिखाए तो ऐसे दिखा देंगे, उतना छोड़िए ना, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। ये रहा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एम्पियर्स लॉ का। एम्पियर्स लॉ का एनसीईआरटी में मैक्सवेल के चारों इक्वेशन एक जगह दिए हुए हैं, सबका के बारे में जरूर थोड़ा सा जानना है और सीखना है। मुझ तो आगे के 2-3 चैप्टर्स आते आते में मैक्सवेल साहब का नाम कई बार आएगा। वो एक फिजिक्स के जायंट है, बहुत बड़ी हस्ती है। तो ये बात, ये जो लॉ है एम्पियर साहब का, ये एक सर्किट पूरा करता है, सर्किट पूरा करता है, चक्कर लगाता है किस पर, एम्पिरियन लूप पे। तो कई बार इसका पूरा नाम जो दिया जाएगा वो है एम्पियर सर्कुटल लॉ। सर को कूटा गया तो सर्कुटल लॉ आया, ठीक है, एम्पियर सर्कुटल लॉ। हम ज्यादातर जगह एम्पियर्स लॉ बोल बोल के निकल जाएंगे, आप समझ जाएंगे वही है, वही है। तो ये था एम्पियर्स लॉ। करंट इनसाइड में कुछ और भी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि अंदर में एक और वायर ले ले और उसमें अपोजिट करंट दे दे, तब तो ध्यान रखिएगा, नेट करंट लेना होगा आपको। मतलब यहां पे करंट का डायरेक्शन लेना है। करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डायरेक्शन लेना है, क्योंकि एक जा रहा था तो वो जो इफेक्ट देगा मैग्नेटिक फील्ड, आने वाला उसके उल्टा देगा। तो इसलिए आपको वहां पे नेट करंट में डायरेक्शन की बात करनी होगी, करनी होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा, द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। एम्पियर्स लॉ जो है मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन देता है, और जो रिलेवेंट बात अभी यहाँ पे कंपेयर करने वाला दूसरे इक्वेशन से है वो ये है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, जिसको आप गॉस लॉ कहते हैं सीधे, या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, वो है कि फ्लक्स जो है ई डॉट ए और किसी चार्ज के चारों तरफ का फ्लक्स जब देखते हैं और उनका इंटीग्रेशन करते हैं पूरे सरफेस का, सरफेस एरिया ए है, तो ये 1/ε0 टाइम्स क्यू इनसाइड आता है, क्यू इनसाइड आता है, ठीक। ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक। सेकंड इक्वेशन की बात मैग्नेट जब पढ़ रहे होंगे आगे तो फिर आएगा, वो भी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है और एम्पियर्स लॉ तो मैग्नेटिज्म से है ही, लेकिन सबका सिग्निफिकेंस अभी बताने लगेंगे तो इसी में एक लेक्चर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि अगर कहीं चार्ज है तो चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरे सरफेस पे आप उसके फ्लक्स, इसका नाम क्या होगा, फ्लक्स ई डॉट ए, ध्यान रखिएगा एरिया के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तब फ्लक्स नाम देते हैं, लाइन वाला नहीं, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं लाइन वाला। ये देखिए ये लाइन इंटीग्रेशन है, ये फ्लक्स नहीं कहलाएगा, कंफ्यूजन में मत आइएगा, ठीक है। तो चौथा इक्वेशन जो है वो ये कहता है बी डॉट डी एल, कहीं पर अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा, जरूर होगा, ठीक है ना। तो ये सिमिलर हुआ किससे, पहले इक्वेशन से, कि चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए चौथा इक्वेशन, ये बड़ा सुंदर से बात कहता है, दिमाग में बैठ गई होगी कि जहां पे करंट है, करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जब साइंस आगे बढ़ा तो पता चला कि एक चीज मिसिंग था भी इसमें। तो एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किए मैक्सवेल साहब, और जो चौथा इक्वेशन वो कंप्लीट किए, तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ा, ठीक। पता चला कि करंट तो सोर्स था ही मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ और भी सोर्स था, ठीक, कुछ और भी था। तो वो क्या था, तो वो था
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक, इसलिए मैंने ई लिख दिया, क्योंकि फ्लक्स बोलते अक्सर आपके दिमाग में मैग्नेटिक आता है, जो सही भी है, ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कई जगह आता है। तो यहां दिखाने के लिए कि मैंने ये फाई ई लिखा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। तब जाके ये मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रखिएगा ये बात, अभी ये दिमाग में नोट कर लीजिए, कल होके जब मैक्सवेल इक्वेशन अलग से बता रहे होंगे। तो चौथा और पहला इक्वेशन का लगभग बातें मैंने कर दी, जो आपके लेवल पे है, बहुत डीप नहीं जाना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, मैक्सवेल साहब के सारे फिजिक्स में, लेकिन इतना तो जानना है और इसी पे रैंकर होंगे आप, ठीक, कि एम्पियर्स लॉ मैक्सवेल इक्वेशन में आएगा, लेकिन एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किए मैक्सवेल साहब। वो बोले कि करंट तो सोर्स था ही मैग्नेटिक फील्ड का, बिल्कुल, लेकिन ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत सिग्निफिकेंस है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था, पैदा कर रहा था। तो नेचर में जितना ऐसा है उतना ही वैसा है। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पैदा करना होगा, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि नेचर में जितना ऐसा है उतना ऐसा है, देयर इज सिमेट्री इन नेचर, ठीक है ना। तो पता चला कि ये हो रहा था, ये प्रूव हुआ कैपेसिटर से, और म्यू नॉट के बगल में करंट है, तो यहाँ भी म्यू नॉट के बगल में जो भी आएगा उसको करंट ही होना होगा, तभी डायमेंशन से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट जैसा है, और इसका नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट। करंट जैसा है लेकिन चार्ज के फ्लो करने की वजह से नहीं है, ये चार्ज के फ्लो करने की वजह से है, इसका नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट। करंट मैक्सवेल इक्वेशन में इतना ही अभी रुकते हैं, काफी और भी बातें हैं, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना होगा, उतना आगे जाना ठीक नहीं है अभी, क्योंकि टॉपिक हमें कंप्लीट किया जाए। इधर से एम्पीरियन लूप, जैसा कि आपको बताए कि मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, याद कर लिए हमेशा के लिए, लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये करंट का लूप नहीं है, ये करंट लूप नहीं है, ध्यान रखिएगा, कितना तो इसी में फंसा देगा आपको। ये करंट लूप नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, ठीक। नेट करंट का मतलब क्या है? तो नेट करंट का मतलब ये है कि अगर हमने ये ले लिया एम्पीरियन लूप और इसके अंदर ये लीजिए, इस तरह से चार प्रकार के हम करंट I1, I2, I3, I4, ये देखिए एरो से। तो आप कहेंगे कि अगर हम एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को डायरेक्शन नेगेटिव लेना होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार ले रहे हैं तो याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपकी तरफ होता है राइट हैंड थंब रूल, देख रहे हैं ना, तो उसको आमतौर पे पॉजिटिव करंट ले लिया जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं, आप कहेंगे उल्टा ले लेंगे तो क्या उल्टा आ जाएगा? हाँ, तो कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक। लेकिन नेट देखना है, तो चूंकि राइट हैंड थंब रूल से आप सेट करके चलेंगे तो अच्छा लगेगा। एनीवेज, हमें पता नहीं है अभी कि इन दोनों चारों करंट में से कौन बड़ा कौन छोटा है। ये एम्पीरियन लूप, अगर हम ऊपर से देखें, हमारी आंख अगर यहां है, ठीक है, तो ये देखिए एम्पीरियन लूप हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ठीक। और इसके अंदर ये जो चारों करंट है, इसमें से 1 और 3 हमारे आंख के तरफ आ रहा है तो उसको डॉट से दिखा देंगे, और 2 और 4 हमारी आंख से दूर जा रहा है तो क्रॉस दिखा देंगे। जो हमारी आंख की तरफ आ रहा है उसको हम प्लस करंट ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है जो दूर जा रहा है वो माइनस करंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम B डॉट DL जब लिखना चाहेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक,
ये लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा चारों के वजह से, और इस पूरे लाइन पे जब हम घूम जाएंगे तो म्यू नॉट आई जो इनसाइड है, तो पता चला कि इनसाइड में 4 करंट है, ठीक, 1 2 3 4, I1 I2 I3 I4, तो उसमें हम I1 और I3 को पॉजिटिव ले लिए, तो I2 और I4 को नेगेटिव ले लिए, ये I इनसाइड हो गया। ठीक, चलिए एक और उसी पे क्वेश्चन दिख रहा है सामने। तो लूप को कुछ ऐसे फिगर ऑफ 8 में मोड़ दिया है। अरे वो कैसे भी करे, हमें देख लेना है कि सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनको देना पड़ेगा, तभी हम प्लस माइनस उसके हिसाब से सोचेंगे। समझ रहे हैं ना, मैग्नेटिक एम्पीरियन लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का इनको सेंस देना होगा, जो कि दे रखा है इन्होंने। ठीक, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज है तब करंट हमारी तरफ जो आएगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे। अगर ये डायरेक्शन नहीं दे, सीधे एम्पीरियन लूप लेके निकल जाते, तब आपकी मर्जी है, आप एक डायरेक्शन वाले सबको पॉजिटिव ले लीजिए, किसी को भी, ठीक, जो आपकी तरफ आ रहा है तब या आपसे दूर जा रहा है तो व्हाटएवर। यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन दे रहा है, तो देखिए ये वाले में क्लॉकवाइज है, तो इसके करंट को हम लोग, अगर क्लॉकवाइज है तो इनको दूर जाता हुआ करंट उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास आता हुआ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग प्लस माइनस का साइन देते रहे, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से ये क्लॉकवाइज है और ये वाले में एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज में करंट I3 और I4 है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो आपकी तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव लेंगे, तो इसलिए I3 प्लस में आएगा। I4 भी आपकी आंखों की तरफ आ रहा है, आप ऊपर से देखिए, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक, क्लियर, तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। आप कहेंगे सर हम नीचे से देख लिए तो क्या फिजिक्स बदल जाएगा? अरे कुछ नहीं बदलेगा, एक चीज को 2 बार उलट दो तो फिर सीधा हो जाता है, तो बात वही आ जाएगा, रिजल्ट एक बार। आइए यहाँ पे, तो ये I4 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है इनके लिए। अब आइए, ये चूंकि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तब जो आपकी आंख की तरफ आ रहा होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो I1 निगेटिव है, और जो आपसे आंख से दूर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कौन जा रहा है, I2, तो फिर से वो पॉजिटिव हो जाएगा, चूंकि क्लॉकवाइज है, दूर जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया। तो 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव, इसलिए यहां पे कह रहा है कि आप एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखिए, ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन शोन बाय एरो मार्क पुट ऑन इट। हाँ ठीक है, हम उसके हिसाब से ही हम सोचे हैं। तो B.dl, अब इनका एम्पियर्स लॉ लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे म्यू नॉट I इनसाइड में, ठीक, 3 पॉजिटिव हो गया, तो आप कौन कौन है, 2, खाली 1 को माइनस करना है, 3 4 -1, ये रहा आंसर। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, एम्पियर्स लूप लेना और प्लस माइनस नेट करंट देखना, दिमाग में इतना को बैठा लीजिए, ये काफी है। एप्लीकेशंस की तरफ अब बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली एम्पियर्स लॉ हमें मदद कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। तो चलिए एप्लीकेशन में जो सबसे पहले हम लोग लेने जा रहे हैं, चलिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, याद कीजिएगा बायोट सेवर्ट लॉ से भी निकाले थे लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, और वो आया था म्यू नॉट बाई 4/2I/r। ठीक, काट देंगे 2 से 4 को, तो म्यू नॉट I/2πr आया था, याद होगा आपको। चलिए देखा जाए इसको, अब इस बार हम लोग एम्पियर्स लॉ से निकालने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट वायर है, एम्पियर्स लूप काटा जाए, एम्पीरियन
लूप काटा जाए, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का लूप होता है। बहुत बढ़िया, हमने एक सर्कुलर लूप काटा है, ठीक। इसका रेडियस हमने कैपिटल आर दिया है, ठीक है, दे दिए। आई इनसाइड, तो ये करंट है ही, लॉन्ग है तो मतलब दोनों तरफ काफी दूर तक जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आइए यहां पे अब आप लिखिए बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड, तो आई ही तो है, हाँ है, ठीक है, ओके। चलिए, बी आर सब जगह है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो बी कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, डीएल अंदर रह गया, म्यू नॉट आई। ये डीएल का इंटीग्रेशन कीजिए तो जी पूरा पेरीमीटर आ जाएगा सर्कल का, ठीक, और वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। अच्छा, यहीं पे आप कहेंगे कि सर थोड़ा एक चीज और तो कहीं छोड़ तो नहीं रहे हैं, बी डॉट डीएल है, तो बी डॉट डीएल जो होता है वेक्टर में, जब इसको आप वेक्टर फॉर्म हटा के इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे होते तो बी डीएल कॉस थीटा लिखना होगा, ठीक। ये थीटा किसके किसके बीच एंगल है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच, डीएल वेक्टर और ये वेक्टर। अब देखिए आप कहीं पर भी लेंगे तो ये देखिए डीएल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से काटना है, वो टेंजेंट पे आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही आएगा, तो हमेशा एंगल 0 आएगा और कॉस 0 का वैल्यू 1 आता है। 1 को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ठीक, तो इसलिए मैंने छोड़ा है। तो आप कहेंगे 2 पाई आर होता है भाई म्यू नॉट आई। ये देखिए कमाल, 2 स्टेप में लॉन्ग वायर वाला इन्होंने निकाल दिया, जो बायर-सेवर्ट लॉ में थोड़ा लंबा आया था, कैलकुलस यूज हुआ, ठीक, साइन फाई 1 साइन फाई 2 सब आपने डाला तब आया। यहाँ पे तो देखिए, तो जस्ट एक लूप लिया उन्होंने, काट दिया, तो आया वही ना, बिल्कुल। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ एक सिंपल रास्ता बताता है ऐसी जगह भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जहां पे बायर-सेवर्ट लॉ में दिक्कत आ रही होती है। आप बायर-सेवर्ट लॉ ही बोलेंगे, हालांकि प्रोनाउंसिएशन जो है बीओ सवाय है, छोड़िए कोई बात नहीं। अक्सर हम लोग, चूंकि हमारा जो लैंग्वेज है हिंदी उर्दू ये सब में कोई साइलेंट नहीं होता है, कोई अक्षर जो है वो आपको पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग पढ़ देते हैं सब। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला एप्लीकेशन ले रहे हैं सिलिंड्रिकल वायर। ऑफ कोर्स जितने भी घर में आपके सब वायर है आप उसको गौर से देखेंगे तो सिलिंड्रिकल ही है, सिलिंड्रिकल ही है। तो अब सिलेंडर 2 प्रकार का हो सकता है, हॉलो या सॉलिड, ठीक। हॉलो में आप समझ रहे हैं आर पार दिख रहा होगा अंदर से, और सॉलिड में जो है आर पार नहीं दिखेगा। सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम लोग जी, हॉलो ले रहे हैं। हॉलो में भी मैग्नेटिक फील्ड देखने जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी देखना है हमें और फिर बाहर भी देखना है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेटल आपको दे रहे थे हम लोग, ब्लॉक दे दे, वायर दे दे, कुछ दे दे मेटल का, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अगर आप निकालेंगे तो आप वहां पे पढ़े ही नहीं होंगे कि अंदर का निकालिए, वायर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, चाहे कहीं का आप मेटल ले लें। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो एब्सेंट नहीं मिलेगा मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह। ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर मिलेगा। अरे कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन मिलेगा, ठीक। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल के अंदर, मेटल हो नॉन मेटल हो, लकड़ी हो कागज हो, सब के अंदर होता है। अरे कम या ज़्यादा वो अलग बात है। तो इसलिए हम लोग वायर के अंदर की भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये कि अगर हॉलो है तो सारा के सारा करंट इसके पेरीफेरी से गुजर रहा है, सब जगह से गुजर रहा है, किनारे से। अंदर में तो है ही नहीं, वायर अंदर खाली है, तो इसलिए अंदर में कोई करंट नहीं है। क्लियर। हम ऊपर से
अपनी आंख कर देते हैं ताकि इससे देखना आसान हो जाता है। और जैसे ही ऊपर से आंख देखेंगे तो हमको ये सिलेंडर एक सर्किल दिखाई देगा, एक सर्किल दिखाई देगा। और सब सर्किल के पेरीफेरी से छोटे छोटे करंट्स हमारी आंख की तरफ आ रहे होंगे जी। सब छोटे छोटे करंट को जोड़ेंगे तो टोटल करंट आई हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी आंख की तरफ ये छोटे छोटे करंट्स आ रहे हैं और सबको जोड़ के टोटल करंट। हमने ऐसा क्यों कहा कि ऊपर से चलो देखते हैं, ताकि हम अब एम्पीरियल लूप लेना चाहेंगे। तो एम्पीरियल लूप इस सिमेट्री में आसानी से हमको दिखेगा, ठीक, इस सजावट में इधर से देखने में आसानी से दिखेगा। किधर का लेना है जी? आउटसाइड पॉइंट का। चलिए, हमने एक एम्पीरियल लूप लिया आउटसाइड पॉइंट पे। अच्छा, तो आउटसाइड जस्ट जो वायर है इसके बाहर हम ले लेंगे और देख लेंगे कि क्या हाल है। उसी हिसाब से बाहर वाला और दूर जाएंगे तो क्या हाल होगा ये पता चल जाएगा, ठीक। तो जस्ट आउटसाइड हम लेने जा रहे हैं एम्पीरियन लूप। ध्यान रखिएगा, ये चिपका हुआ इससे एकदम पास में है, मतलब आर दूरी पे है, ठीक, आर दूरी पे है। एनीवेज, आप अगर एक्स दूरी ले लेंगे तो कुछ खास ऐसा नहीं कि कुछ बवाल हो जाएगा। ले ले क्या, एक्स ही ले लीजिए। आउटसाइड पॉइंट है भाई, एक्स दूरी पे है, उसी में आर आएगा, ठीक है बाबा, आएगा। चलिए, तो आप कहेंगे कि अब हम बी डॉट डी एल लिखेंगे इसका, बी डॉट डी एल, और म्यू नॉट आई इनसाइड हमको लिखना है, ठीक। इसी एम्पीरियन लूप पे हम लोग बी देखने जा रहे हैं, ठीक। तो बी इधर लीजिए, डी एल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो कहिएगा 0 से लेके 2 पाई एक्स तक होगा। 2 पाई आर होता, उसकी जगह 2 पाई एक्स हो गया, इजिकल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, तो आई ही है, आई ही है। आगे बढ़िए, तो म्यू नॉट 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसलिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स, ठीक। कुछ मिलता जुलता प्रतीत हो रहा है पहले के जो भी एक्सप्रेशंस आए हैं। लॉन्ग वायर से आर दूरी पे ले रहे थे तो यही तो आ रहा था, एक्स दूरी पे ले रहे तो एक्स नीचे आ गया, ठीक है। जस्ट आउट द सरफेस ले लेंगे, जस्ट आउटसाइड, तो एक्स बराबर आर हो जाएगा। जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तब एक्स बराबर रेडियस ही हो जाएगा। तो आप कहेंगे बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये कैसा है? तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर जैसा है। कोई पतला वायर यहाँ पे रखा होता इसके सेंटर पे, तब निकालते तो वही आता जो कि इस सिलेंडर की वजह से आया है। तो इसको नोट करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। पहले सारे वायर को देख लेते हैं, ठीक है, या कम से कम इसके भी इनसाइड देख ले, तब नोट करेंगे हम लोग कि आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जैसे कि कोई पतला वायर होता, कहाँ? इसके सिलेंडर के एक्सिस पे। तो आउटसाइड पॉइंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि अब एक्सिस से ये सिलेंडर है कि एक पतला वायर है, बस बाहर है। तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको एक करंट आई दिखाई देगा सेंटर पे, एक्सिस पे, ठीक। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए याद रखिएगा, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो वही आया जो पहले आता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आगे बढ़ते हैं, अब इनसाइड पॉइंट देख लिया जाए। पहले इनसाइड पॉइंट देख लिया जाए हॉलो में इनसाइड पॉइंट। चलिए, डायरेक्ट मैं अब वो वाला फिगर बना दे रहा हूँ जिसमें कि आप ऊपर से आंख किए हुए हैं। करंट थोड़ा थोड़ा आपके सब जगह से छोटे छोटे करंट्स किधर जा रहा है? तो आपके आंख के तरफ जा रहा है, ठीक है जी। सबको जोड़ के टोटल करंट आई है। इस बार एम्पीरियन लूप हम लोग इसके अंदर काटने जा रहे हैं। सेंटर से एक्स दूरी पे हमने लिया एम्पीरियन लूप। अब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हैं हम लोग, देखना चाह रहे हैं। जल्दी से लिखे हम लोग बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है ना।
तो एक बार फिर से आप कहेंगे डीएल तो 0 से लेकर 2 पाई एक्स तक होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन आई इनसाइड, क्या इस लूप के अंदर कोई करंट है क्या? हॉलो है, खोखला है ये। तो खोखला है तो सिर्फ कोई ड्रम है घर में, ड्रम का दोनों तरफ का ढक्कन निकाल दिया जाए तो जो ड्रम बचेगा उस ड्रम में जो भी है बस किनारा ही है, बीच में तो कुछ नहीं है। ठीक, तो जब कुछ नहीं है तो उधर कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पे आई इनसाइड ही 0 हो गया। और जैसे ही ये 0 हो गया, 0 को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और फिर उससे 0 को किसी और चीज से भागा देंगे तो भी 0 हो जाएगा। अब देखिए, तो अंदर में 0, एक्स का वैल्यू अंदर में आप सेंटर से लेके पेरीफेरी तक आएंगे, सब जगह 0 में अंदर में। और कुछ कुछ ये सब चीज़ें जब आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करके देखना है कि गोला दिया हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक बार हॉलो स्फीयर, एक बार सॉलिड स्फीयर मेटल का, और आपको कहा जा रहा था कि अंदर का फील्ड बताइए, बाहर का फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करना है वहाँ से यहाँ कि क्या कुछ डिफरेंसेस भी हैं कि सब कुछ सेम है। गौर करेंगे कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे, ज़्यादातर चीज़ें सेम आएंगी। आइए यहाँ पे, तो वहाँ पे गोला पे चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पे चार्ज गोला पे नहीं, ये करंट गोला पे नहीं होगा, करंट तो चलता है, गोला पर चार्ज हो सकता है, करंट गोला पर नहीं होगा, वो चलेगा तो वो वायर होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा जी। एनीवेज, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0। तो आप कहेंगे कि फॉर एन आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट अ थिन वायर इज एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। चलते फिरते की भाषा में आप कह सकते हैं एट द सेंटर, चलेगा, इतना नहीं घबराए। साइंस पढ़ने के लिए इंग्लिश बहुत मजबूत हो उतना जरूरी नहीं है, साइंस मजबूत कीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। थिन वायर इज एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और कितना करंट ले जा रहा है? वही जो पूरा सिलेंडर ले जा रहा था, वो ऐसे है जैसे कि एक पतला तार है उसके एक्सिस पे, और वही करंट ले जा रहा है, कैरिंग द सेम करंट। और बी इनसाइड 0, ठीक है ना, क्योंकि आई इनसाइड 0 है। ठीक, अब आइए सॉलिड वायर, जल्दी जल्दी करते हैं। बेसिक आप लोग समझ गए कि एम्पीरियन लूप काटना है, ठीक है बाबा, ओके। सॉलिड वायर के लिए एक बार फिर से आप बाहर से देख रहे हैं, तो जब ऊपर से देखेंगे तो आपको डिस्क दिखाई देगा, वो सर्कल दिखाई दे रहा था ड्रम को काटने के बाद। अब आप इमेजिन कीजिए लकड़ी का पेड़ का एक पार्ट काट के रखा हुआ है, आप जानते हैं ऐसा लकड़ी का बोटा रखा हुआ रहता है। अब उसको काट दीजिए और सामने से देखिए, तो अब सर्कल नहीं दिखाई देगा क्योंकि खोखला तो है नहीं, अब डिस्क दिखाई देगा पूरा भरा हुआ, और डगरा अगर आप समझते हो यहाँ के भाषा में तो डगरा दिखाई देगा, जिसको कि घरों में यूज करते हैं अनाज वगैरह के उसके कहते हैं धूल मिट्टी हटाने में, कंकड़ हटाने में। एनीवेज, ये जो डिस्क है, अब जो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड था हॉलो में सिर्फ कहाँ, पेरीफेरी पे, अब वो सब जगह होगा, ठीक है ना। तो आइए, वो सब जगह होगा, पेरीफेरी पे भी होगा, हाँ वहां भी होगा। ध्यान रखिएगा, अब हम सीधे सेक्शन ले रहे हैं, कटा हुआ पार्ट हम ऊपर से देख रहे हैं और हम ऐसा हमको दिखाई देगा, बात खत्म। तो ये सेक्शन ऑफ दैट वायर है, ट्रांसफर सेक्शन है, सेक्शन ऑफ वायर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। वरना पता चला कि सर ये मल्टी न्यूक्लिएट कुछ प्रोटिस्टा बना रहे हैं क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आइए, सब छोटे छोटे करंट को जोड़ के कैपिटल आई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आउटसाइड पॉइंट के लिए एम्पीरियन लूप x दूरी पे आप काटिए,
सेंटर से x दूरी पे, ठीक है ना। x क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर, चलिए आउटसाइड पॉइंट के लिए b डॉट dl, cos 0 बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, cos 0 1 होता है, dl 0 से लेकर 2 पाई x तक होगा, म्यू नॉट I इनसाइड कितना है, तो टोटल करंट तो अंदर ही चला गया है ना, दिख रहा होगा, तो टोटल अंदर, चलो जी 2 पाई x म्यू नॉट I b इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई x, ये तो सिमिलर ही आ गया। यस, आउटसाइड पॉइंट के लिए सिलेंडर चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, ये वही एक्सप्रेशन आएगा, ऐसे जैसे कि सारा के सारा करंट किसी पतले तार में से बह रहा है, और वो करंट कहाँ है, तो सिलेंडर के सेंटर पे, एक्सिस पे, ठीक। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आपको दिख रहा होगा कि कुछ नहीं वही आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है ना। जस्ट आउटसाइड द पॉइंट, यानी कि एट x बराबर r, तो आप कहेंगे b बराबर म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, दिख रहा होगा लॉन्ग वायर के वजह से जो आया। तो आउटसाइड पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं रहा, चाहे हॉलो हो तब या सॉलिड हो तब, ठीक। आउटसाइड पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो इनसाइड के लिए ध्यान दीजिए। अब चूंकि इसमें वायर में सब जगह करंट थोड़ा थोड़ा फ्लो हो रहा है, सब जगह करंट फ्लो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसके वजह से अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर का देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अंदर में जब लूप काटेंगे तो उसके अंदर भी करंट आएगा, ठीक। तो इनसाइड पॉइंट पे अगर हमने x दूरी पे कोई एम्पीरियन लूप काटा, ठीक है ना, तो ये पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था करंट I, तो हमें देखना होगा कि ये छोटे सरफेस पे कितना करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए हमें अब पहले I इनसाइड निकालना होगा। आप कहेंगे कि I जो है पूरा के पूरा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन पाई r स्क्वायर, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस एरिया पे, अंदर वाला ये पूरा एरिया पाई r स्क्वायर, कैपिटल R रेडियस ऑफ दी वायर है, ठीक। तो देयरफॉर जो I इनसाइड होगा वो करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई वो वाला एरिया जो हमने काटा है एम्पीरियन लूप के अंदर, ठीक, पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये रहा करंट इनसाइड। चलिए पाई से पाई यहीं पे काट देते हैं, तो आप देखेंगे कि आई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड, अंदर वाला पॉइंट पे हम बी देखना चाह रहे हैं, तो इसका जो डीएल होगा ये 0 से लेके 2 पाई एक्स होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही पुराना बात है। इधर ये म्यू नॉट आई इनसाइड, अब लिखिए आई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डीएल का वैल्यू लिखिए अब 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, इधर एक एक्स बच जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एक एक्स बच जाएगा, और नीचे में आर स्क्वायर था 2 पाई आके सट जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये कमाल का फाइंडिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। और आपसे बार बार यही पूछेगा एग्जाम में, वो ये पूरा निकालने के लिए नहीं देगा, उसको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना समय रहता है, तो वो सब वैल्यू डाल डाल के निकालने के नहीं कहता है, वो अक्सर ये सिर्फ चेक कर लेता है क्वेश्चन से, कभी रेशियो पूछ के, कभी कुछ पूछ के, बोलेगा कि एक्स इतना था अब इतना हो गया, बोलो क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स देखना चाहता है आपका कि ये कमाल है, सॉलिड वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया, हॉलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो था,
ठीक, तो ये बातें सब मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़िया से आप लोग समझे होंगे। सोलेनॉइड, अगले टॉपिक से पहले मैं चाहूंगा कि ये जो दोनों वायर हम लोग देखे हैं इसका ग्राफ देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर से डिस्टेंस पे। ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्स, दूरी एक्स कहां से कहां दूरी है, सेंटर से दूरी है। एनीवे चलिए, अगर हॉलो था मैग्नेटिक फील्ड और एक्स, देखिए एक्स सेंटर से जब चले तो कहीं पे रेडियस मिलेगा, हाँ मिलेगा, लो ये लो मैंने आर दे दिया, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, तो आर से पहले रहेगा खाली। एक ही बार सरफेस पे आए तो मैग्नेटिक फील्ड आया, जो कि फिर आप दूर जाएंगे तो घटते जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाहर की तरफ जो आया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x, और अंदर में फील्ड है ही नहीं, तो अचानक फील्ड अंदर था ही नहीं, जैसे आप सरफेस पे पहुंचे इतना बड़ा फील्ड मिला। सबसे बड़ा फील्ड सरफेस के जस्ट आउटसाइड मिलेगा, इन्फिनिटी पे चले गए तो फिर खत्म, अंदर आते ही फिर खत्म। तो ये रहा किसका ग्राफ, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर का ग्राफ। ठीक, सॉलिड का देखिए, ठीक, ये इनसाइड है तो बी 0 है इधर। ठीक, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, दिख रहा होगा ना कि अचानक था ही नहीं, अचानक आ गया, डिसकंटिन्यूअस है। यहां पे आइए, सॉलिड का देखा जाए एक बार फिर से, एक्स सेंटर से दूरी, और सेंटर से बढ़ते बढ़ते कहीं पर आर मिलेगा, हाँ मिलेगा। आइए, अंदर में था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, इन साइड में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था, और आउटसाइड में तो वही कहानी था जो इसका कहानी था। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है आपको सर्च रीजन में कभी कुछ मिलता रहेगा और आप बताएंगे। ठीक, ये जो बिजली के तार आपके घरों में है लगभग सब वैसा ही है, गोल गोल मिलेगा, आप खोल के देख सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में उस समय उठना चाहिए जो जिसका जवाब आगे के क्लासेस में आएगा जब आप एसी पढ़ रहे होंगे तब। ठीक, कि जब आप तार को छील के कभी देखें तो उसके अंदर फिर पतले पतले बहुत सारे तार लगाए हुए हैं, तो क्यों पतला पतला करके लगाना, उतना ही मोटा एगो काहे नहीं कर देना। ये क्वेश्चन तो बाकी रह गया ना आपका। तो ध्यान रखिएगा कि अगर डीसी सप्लाई हो रहा है तो ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखे हैं थोड़ी देर पहले कि चारों तरफ था एक बराबर। चलिए आते हैं, यहां लौटते हैं। ये देखिए सब जगह एक बराबर था ना, सब जगह एक बराबर था, सब जगह करंट था। हम इधर से देखें तो करंट हमारी आंख की तरफ आ रहा था, सब जगह था डीसी में। तो अब हम एक पतला तार ले ले, तब पतले पतले सब तार लेने की हमको जरूरत नहीं है, हम एक ही मोटा ले ले, तब उतना करंट चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एसी में, जो कि आपके घरों में एसी सप्लाई होता है, तो एसी में क्या होता है कि लगातार उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, वो वेरी कर रहा होता है, एसएचएम कर रहा होता है, वेव लाइक आप ग्राफ बना सकते हैं उसका, क्योंकि जनरेटर से वो बना हुआ है, वो बैटरी से नहीं बना हुआ है। तो वो मूवमेंट के वजह से उसका वोल्टेज कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा है, इसके वजह से करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। आपको अल्टीमेटली एनर्जी चाहिए था तो एनर्जी आपको मिल गया, लाइट जल गया, सब काम हो गया। ठीक, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगा और उसके वजह से जो है वहां पे करंट जो है, ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से वो आगे बढ़ेंगे जब मैग्नेटिक फ्लक्स और डिटेल में आएगा, थोड़ा तो पहले ही बता चुके हैं। तो अंदर में करंट कम फ्लो होता है, तार के अंदर से करंट भाग जाता है बाहर की तरफ जब एसी आता है। तो
तो अंदर में कम रहेगा, खाली ये बाहर बाहर ज्यादा रहेगा। तो हम एक मोटा तार लेंगे तो करंट सिर्फ उसके बाहर बाहर में कम ही अटेगा ना, कम ही अटेगा। तो हम क्या करेंगे, पतला पतला तार ले लेंगे बहुत सारा, तो सबके बाहर बाहर पे जा रहा होगा, सबके बाहर बाहर जा रहा होगा, तो बहुत सारा करंट जाएगा। क्योंकि करंट खाली कहेगा कि हम सरफेस से जाएंगे, अंदर से नहीं जाएंगे, अंदर से कम जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, पतले पतले तार काट देंगे ताकि सरफेस की संख्या बढ़ा सके। लो भाई जाओ सब। तो इस वजह से आप मार्केट से कभी तार और खरीदे हो तो आपको दिख भी जाएगा कि जो बैटरी वाला काम लोग कर रहे होते हैं ना, मिस्त्री सब लोग, उसमें सिंगल वायर वाला रहता है और वो बढ़िया होता है उनके लिए, ठीक। लेकिन जब एसी वाला वायर जो आपके घर में लगभग सभी जगह है, तो उसमें सिंगल वायर अच्छा नहीं होगा, पतला पतला बहुत सारा ले लेंगे अंदर में तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एनीवेज, उसको स्किन इफेक्ट कहते हैं, और स्किन इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या एसी पढ़ रहे होंगे तब। अब आइए हम लोग सोलेनॉइड की बात करें। सोलेनॉइड को अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चला कि ये कुछ नहीं, एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसमें कि करंट एक साइड से अगर इंटर किया तो दूसरे साइड गोल 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 नाचता हुआ दूसरे साइड तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो अगर हम ये जो इसका कर्व सब है, ये सब है, इनको हम गौर से देखें अगर, तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा कि बहुत सारा करंट का लूप है, करंट का लूप है, करंट का लूप है। सारे लूप को आसपास रखा गया है, सारे लूप में करंट का डायरेक्शन सेम है। अगर क्लॉकवाइज है तो सबके लिए क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो सबके लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पहले पढ़ा चुके कि अगर सर्कुलर लूप है, करंट है, तो इसके वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर भी होगा। अंदर वाला क्या होगा कि एक दूसरे को सब सपोर्ट कर रहा होगा, यहाँ ले यहाँ ले यहाँ ले, सब जगह ये मामला होगा। सेंटर पे सबसे स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा। तो अब क्या हुआ कि अगर ऐसे बहुत सारे वायर को हम चिपका दिए तो क्या हो रहा था, ऐसे लूप को, कि बाहर में जो कमजोर था ना, चूंकि ये निकल के फील्ड लाइन से भाग जा रहा है, आप दिख रहे हैं ना, राइट हैंड थंब रूल से करेंगे तो यहां से निकल रहा है, बाहर में घुस रहा है, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये कुछ लीक कर जा रहा था, बाहर निकल जा रहा था। लीक कहना तो ठीक नहीं है, लीक यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे क्या हो रहा था, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम दूसरा चिपका दिए तो बाहर वाला मौका ही नहीं मिला निकलने का। गौर कीजिएगा, बाहर में फील्ड को निकलने का मौका नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे लूप रख दिए तो पता चला कि अंदर में सब जगह एक बराबर स्ट्रॉन्ग फील्ड मिला, सब जगह एक बराबर मिला, मतलब अंदर में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिला। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए यहाँ पे, अगर सबको जोड़ दिए तो पता चला सब एक दूसरे से जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, और मिलके स्ट्रेट लाइन दे दिया। और ये स्ट्रेट लाइन एक तो यूनिडायरेक्शनल हो गया, डायरेक्शन कांस्टेंट अंदर में ध्यान रखिएगा, और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, क्योंकि सब इक्वी डिस्टेंस है, बराबर बराबर दूरी पे है। तो पता चला सोलेनॉइड एक ऐसा सोर्स हमें मिल गया जो मैग्नेटिक फील्ड हमें देगा कांस्टेंट, कांस्टेंट, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत थी अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का, कि वो मैग्नेट तो हमें मिल जाए जो हम स्विच ऑन करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दे दे। क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जो दुकानों से आप खरीदते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परमानेंट है और वो कमज़ोर है, उसको हम बढ़ा घटा नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये वैसा है कि हम करंट बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ेगा बढ़ेगा। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट मिल गया जिसको हम स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट घटना है ये कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक तगड़ा सोर्स मिल गया जिसको हम अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। दुकान से जो आप लेते हैं उसको सिर्फ मैग्नेट कह दिया गया, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें बहुत सारा एप्लीकेशन करने का मौका दिया। इसके अंदर में
बड़ा सा सोलेनॉइड बना दे और उसके अंदर में हमको जो काम करना है वो कर ले, एक्सपेरिमेंट करना है वो कर ले, हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो काम करना चाहते हैं या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ठीक, एक काम तो आप लोग अक्सर देखते हैं, एमआरआई मशीन, मरीजों को एमआरआई मशीन में घुसा देते हैं अंदर, अरे वो मशीन क्या है, सोलेनॉइड ही टाइप का ही तो है मामला। तो स्विच ऑन किया गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो गया और उस मैग्नेटिक फील्ड में मरीज को घुसा दिया गया सुला के। वो समझ रहा है कि अब हम तो गए दूसरी दुनिया में। वो दूसरी दुनिया में नहीं जा रहा है बेचारा, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके शरीर को सुला दिया जाएगा और मैग्नेटिक स्टडी किया जाएगा, फिगर बनाया जाएगा। तो सोलेनॉइड इतना इम्पॉर्टेंट हो गया, इसी वजह से लगभग हर साल एक क्वेश्चन सोलेनॉइड पे आपको मिलेगा। आपको कभी कभी लगेगा कि हाँ ये एक स्प्रिंग जैसा है, ठीक है हो गया, इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछा जाता है। तो आज आपको पता चल गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे गौर करेंगे, आप गौर करेंगे तो पता चला कि एक तरफ ये साउथ पोल जैसा लग रहा है कि सारा फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रहा है, समेटा जा रहा है, और एक तरफ से नॉर्थ पोल सब निकल रहा है। तो एग्जैक्टली बार मैग्नेट, जो कि अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये बार मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, इसका आप मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। तो सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, अगर आप फील्ड लाइंस को ध्यान दे तब। क्लियर। तो सोलेनॉइड के अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज रुकते हैं, इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।